नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जो आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जहां नीति आयोग की बैठक में विकास को लेकर फोकस किया जा रहा है। स्पेशल पैकेज की मांग भी इस दौरान धामी सरकार की तरफ से की जाएगी, उत्तराखंड में विकास को यहां पर तेज गति के साथ बढ़ाने के लिए। अब इसी से पहले आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप पहले सुनिए। बैठक में राज्य से संबंधित जो हमारा ग्रीन सेस है, यहाँ पर पूरे साल भर एक बड़ा फुटफॉल, हमारी जनसंख्या से लगभग 6-7 गुना ज़्यादा फुटफॉल होता है। उसके बारे में भी हम जरूर वहाँ पर अनुरोध करेंगे। और साथ ही जो है, जो पूरे देश के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें से हमारे जैसे जो हिमालय के राज्य हैं, उनको अधिकतम लागत पर काम करना पड़ता है। समय भी अधिक लगता है, मैन पावर भी ज़्यादा लगती है, लागत भी अधिक लगती है। तो और ऐसे जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे। इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां शिक्षा माफियाओं पर प्रशासन का बड़ा प्रहार। बड़ी खबर, जहां द प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल पर बड़ा एक्शन हुआ। भनियावाला में स्कूल संचालित हो रहा था, जहां बिना मान्यता रिन्यूअल के हो रहा था ये स्कूल संचालित, जिस पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। प्रशासन ने इस दौरान तकरीबन 5,20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। 100 से अधिक अभिभावकों ने इस दौरान शिकायत की थी, जहां मनमाने तरीके से फीस वृद्धि की शिकायत भी मिली थी। प्रशासन से खंगाले कागज तो सच सबके सामने आया। बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें किस तरह से एक बहुत बड़ा घपला हो रहा था, अब वो उजागर हुआ है। जहां मनमाने तरीके से जो छात्रों के अभिभावक हैं, उनसे फीस भी वसूली जा रही थी। शुभांगी मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए धामी सरकार पहले से ही एक्शन मोड में थी, लेकिन ये बड़ा मामला सामने आया। बिल्कुल, देखिए, लगातार जो शिक्षा माफिया हैं उन पर नकेल कसती हुई सरकार जो है वो नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि मनमाने तरीके से स्कूल्स जो हैं वो जिस तरीके से फीस में वृद्धि कर रहे थे, जिस तरीके से एक्स्ट्रा चार्जेस वसूल रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं शासन जो है वो नकेल कसता हुआ नजर आया था। उन पर जुर्माना भी लगा था, कई ऐसे बुक डिपोज जो थे उनको सील भी किया गया था। और ऐसे में अब ये नया मामला सामने आया है, जहां पर बड़ा एक्शन करती हुई सरकार और प्रशासन जो है वो नजर आया है। जहां पर प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल जो कि यहाँ भनियावाला में संचालित हो रहा था, उस पर एक्शन लिया गया है। 5,20,000 का जुर्माना लगा है, क्योंकि बिना मान्यता के वहां पर स्कूल जो है वो संचालित किया जा रहा था। पहले ही बताया जा रहा है कि 2025 तक कक्षा 8 तक जो है वहां पर मान्यता प्राप्त के लिए उन्हें अनुमति जो है वो मिली थी, लेकिन उसके बाद से उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया। और जब उसके कागजात खंगाले गए, जब जांच की गई, तो ये पाया गया कि बिना मान्यता के वहां पर जो स्कूल है वो संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग अभी तक फीस वृद्धि को लेकर शिकायतें दर्ज करवा चुके थे, जिसके बाद ये जांच की गई और जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक नजीर पेश करता हुआ ये स्टेप जो है वो नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं वार्निंग भी है ऐसे स्कूल्स के लिए जो संचालन कर रहे हैं कि अगर आप शिक्षा माफिया हैं, अगर आप जो जनता है सामने आया, लेकिन अगर जब जांच यहाँ पर की जाएगी तो शायद और भी कई स्कूल इस तरह से सामने आ सकते हैं, जहां पर शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब चूंकि ये पूरा मामला उजागर हुआ है, तो इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अभी तो जिस तरीके से जांच में पाया गया कि स्कूल में मान्यता प्राप्त नहीं था, 5,20,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ साथ ऐसे ही ये कोई पहला स्कूल नहीं है, इस तरीके से कई सारे ऐसे संचालित हो रहे हैं। और इसके बाद अब जांच जो है और ज्यादा तेज हो गई है। अब तमाम जो स्कूल्स हैं खंगाले जा रहे हैं, उनके कागजात जांच की जा रही है और उन पर अब लीगल एक्शन जो है वो भी लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो जुर्माना लगा है वो तो जरूर जो है उनसे वसूला जाने वाला है, क्योंकि शिक्षा माफिया जिस तरीके से सक्रिय हो रहे हैं, जिस तरीके से फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिस तरीके से अवैध तरीके से चीजों का संचालन कर रहे हैं, बिना मान्यता प्राप्त कागजात के स्कूल्स का संचालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस पर अब नकेल कसता हुआ नजर आ रहा है। और आज ये जो बड़ा एक्शन देखने को मिला है, इसके बाद अब कई सारे स्कूल्स या ऐसी बिल्कुल लाखों का जुर्माना स्कूल पर और उसके साथ ही कार्रवाई करनी बेहद जरूरी हो जाती है। बहरहाल जानकारी साझा की शुभांगी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी पाई गई है। आपको बता दें कि 2021 से 2023 की छात्रवृत्ति आवंटन में संदेह है, जहां धामी सरकार ने इस दौरान जांच के आदेश दिए। पोर्टल विश्लेषण में संदिग्ध मिले 90 से ज्यादा संस्थान।
शासन ने जिला अधिकारियों को सौंपी जांच, जहां 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए। बड़ी खबर, पोर्टल विश्लेषण में संदिग्ध मिले हैं 90 संस्थान, जहां शासन ने जिला अधिकारियों को इस दौरान जांच सौंप दी है। 1 महीने के भीतर ही जांच रिपोर्ट देने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी पाई गई। अगली बड़ी खबर, जहां देहरादून में कोविड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त 2 कोविड के मामले सामने आ चुके हैं। देश भर में कुल 277 कोविड के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक सीएमओ को निर्देशित किया गया है, जहां पर अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए। तो बड़ी खबर, जहां कोविड के मामलों में जैसे ही अब उछाल देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य अमले की तरफ से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं और हर राज्य में यही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन जब बात उत्तराखंड की होती है तो उत्तराखंड में 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। देश भर में कुल 277 कोविड के मामले सामने आ चुके हैं। हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं और जो हम लोगों को जो एक तरह से जो होना चाहिए, जो हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और जो हमारे स्टेट नोडल जो है IDSP, उनके द्वारा हमको जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि आपको सैम्पलिंग बढ़ानी है और आपको निगरानी रखनी है, और साथ में जो है जो भी अगर केस आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हमें करानी है, ताकि हम पता कर सके कौन सा ट्रेंड हमारा ये आया है, अभी जो वेरिएंट है। और साथ में जो है हमने ये सारे निर्देश दे दिए हैं कि वे अपनी तैयारी पूरी रखें। जैसे आपको पता ही है कि कोविड के दौरान हम लोगों की तैयारियाँ थी, तो उसमें भी हमने ये VC भी ले लिया सारे CMOs को, और निर्देश भी दे दिए गए हैं मेरे द्वारा। वहीं देश भर में कोविड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। अब इसी को लेकर हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट ने दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS बिष्ट से खास बातचीत की और इसके बारे में जानने की कोशिश भी की। देश में एक बार कोविड ने फिर से दस्तक दे दी है, जिसके बाद हर राज्य में स्वास्थ्य महकमा जो है वो अलर्ट पर है। उत्तराखंड की बात करूं तो यहां पर भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट पर है और लगातार अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि तमाम तरीके की एहतियात जो है वो बरती जाए। इस वक्त मैं दून अस्पताल में मौजूद हूं और इस वक्त मेरे साथ चर्चा करने के लिए दून अस्पताल के CMS RS बिष्ट जी मौजूद है। सर, इस बार जो कोविड ने दस्तक दी है, अभी बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी 2 केसेज आए हैं जो कि ऋषिकेश की तरफ, जो गुजरात और बेंगलुरु से आए। ऐसे में इस बार क्या कुछ सिम्टम्स है, क्या पहले की तरह ही सिम्टम्स देखे जा रहे हैं? अभी तक जो भी दोनों केस आए, दोनों के सिम्टम्स के बारे में पता किया था, तो दोनों के सिम्टम्स पुराने वाले कोविड से ही मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से दोनों के मरीज कोई सीरियस मरीज नहीं हुए, सीरियस सिम्टम्स अभी तक नहीं आए हैं, दोनों पॉजिटिव थे। शासन के निर्देश के बाद और इसको देखते हुए हमने अपनी कोविड की टीम को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। एक हमने कोविड टीम बनाई है जिसमें फिजिशियंस हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ऐड किया है। हमने निर्देश किया गया है कि जो भी कोविड के सिम्टम्स के साथ हमारे पास पेशेंट आएंगे, फ्लू के सिम्टम्स, बुखार के सिम्टम्स हैं, उनको हमने RT-PCR करने के लिए फिर से हिदायत दे दी गई है, किया है। इसके साथ ही हम लोगों ने ICU बेड्स भी अलॉट कर दिए हैं, बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी, जो कि कोविड के लिए अलग से रखे जाएंगे। आइसोलेशन वार्ड्स भी बना दिए गए हैं, 30 बेड का हमने वार्ड बना दिया है। और एक फ्लू OPD हम फिर से स्टार्ट करने का प्रक्रिया में है। अगले 2 या 3 दिन में हम फ्लू OPD फिर से स्टार्ट कर देंगे। जो भी जुकाम, खांसी, बुखार के सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएंगे उनका एक बार इवेल्युएट कर लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उनका RT-PCR किया जाएगा। सर, सबसे पहले जब कोविड आया था हमने देखा था किस तरीके की स्थितियां बनी थी, अस्पतालों में भी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे थे। ऐसे में उसके बाद वैक्सीन भी लगाई गई और एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दी है। क्या लगता है ये उतना ही घातक हो सकता है या इस बार कुछ लाइट जो है वो देखने को मिला? नहीं, उतना घातक होने का तो चांस नहीं है, क्योंकि पहले ही बार जब कोविड की पहली वेव आई थी तब हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि ये कोविड है क्या, कैसे इसको ट्रीट करना है, सिम्टम्स कैसे हैं। समय के साथ साथ हमारी जानकारी बढ़ी, ट्रीटमेंट कैसे होता है वो पता चल गया। अभी तक जितना पता चला है ये पुराना वाला वेरिएंट ही है, ओमिक्रॉन ही वेरिएंट आ रहा है। बाकी हम इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद बताएंगे। हमें पता है कि हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, कैसे इवेल्युएट करना है, क्या क्या उसके ड्रग्स यूज होंगे। तो हमारे हिसाब से उतना सीरियस होने का चांस कम ही है। तो देखिए, कोविड ने दस्तक जरूर दी है। उत्तराखंड में भी 2 केसेस जो है कोविड के मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और दोनों अस्पताल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है, यहाँ पर भी चाहे बेड्स हो या अन्य वार्ड्स हो, आइसोलेशन वार्ड्स हो, सभी की तैयारी कर ली गई है। और अगर कोई इस तरीके का केस आता है तो उसके लिए स्वास्थ्य महकमा जो है पूरी तरीके से तैयार है। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।
वहीं इस साल कोरोना का नया वेरिएंट यानी कि JN.1 ने पिछले एक महीने में हांगकांग, सिंगापुर समेत कई देशों में तेजी से फैल रहा है। अन्य देशों में दस्तक देने के साथ ही भारत में भी दस्तक दे दी है। हालांकि भारत देश में अभी स्थिति सामान्य है, तो वहीं उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा पर स्वास्थ्य महकमे की पैनी नजर बनी हुई है। हालांकि राज्य में अभी एक भी कोविड का मरीज नहीं मिला था, लेकिन अब 2 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और इसी के साथ बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। कल इस संबंध में बैठक डीजी मैडम के द्वारा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि कोविड से संबंधित जो भी ज़रूरी आपको दवाइयाँ हैं, जो भी लॉजिस्टिक हैं, उसको देख लें, चेक कर लें कि उसे उपलब्धता उसकी है कि नहीं है। जो भी आपको मास्क चाहिए उसके लिए या अन्य जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे पीपी किट है, उसके अलावा जो टेस्टिंग किट है ना, तो वो आपके पास में है कि नहीं है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। और साथ में जो है अपने यहाँ पे अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड जैसे वो बना लें, उसको देख कर के अगर केसेज आते हैं तो कैसे उनको ट्रीटमेंट करेंगे। फ्लू क्लिनिक का आइडेंटिफाई कर लें कि अगर केसेस बढ़ते हैं सर्दी जुकाम बुखार के तो कहाँ पर आप अलग से उनको देख सकते हैं करके, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर लें। वहीं विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य यानी कि उत्तराखंड में मानसून के समय स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। खासकर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति बन जाती है, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, यहाँ मानसून के दौरान होने वाले भूस्खलन से सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों और पुलों को होता है, जिसको देखते हुए आपदा और लोक निर्माण विभाग अभी से ही मानसून सीजन से संबंधित तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। हालांकि मानसून सीजन के दौरान सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की भी होती है। वहीं पर्यटन और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जहां जहां भूस्खलन होता है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है। ऐसे में जब भी भूस्खलन या फिर एवलांच होगा तो उस दौरान तत्काल सड़कों से मलबा हटाकर यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। निर्देश ये दिया है कि जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होता है और जहाँ मट्टी कच्ची है तो लैंडस्लाइड होता रहता है, ऐसे जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर हमने जेसीबी तैनात किए हैं। तो जैसे ही लैंडस्लाइड होगा या एवलांच आएगा, मार्ग को हम खोल दिया करेंगे। थोड़ा सा उसमें विलम्ब होगा और आपने देखा होगा कि अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर था उसके कारण थोड़ी सी यात्रा में कमी रही, पर अब जैसे ही नॉर्मलाइज हो जाएगा तो यात्रा में काफ़ी यात्री यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सड़क हमारी दुरुस्त हैं, चल रही हैं। जहाँ जहाँ भी एवलांच की संभावना होगी वहाँ हम जेसीबी तैनात करेंगे। वहीं उत्तराखंड में 15 जून से मानसून दस्तक देने वाला है। मानसून सीजन में हर साल जगह जगह भूस्खलन से सड़कें बंद हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इसको लेकर पीडब्ल्यूडी और मौसम विभाग आपदा प्रबंधन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जहां आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मौसम विभाग के मुताबिक इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी और बारिश भी सामान्य की तुलना से ज्यादा होने की संभावना है। ऐसे में अगर बारिश ज्यादा होगी तो तैयारियां भी ज्यादा करनी होंगी, क्योंकि नुकसान की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लिहाजा तैयारियों के संबंध में जिलों के साथ कई दफा बैठक भी हो चुकी है। वहीं मानसून की तैयारियों के सवाल पर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने कहा कि मानसून का सीजन विभाग के लिए एक चुनौती भरा होता है, क्योंकि इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों से कई बार लैंडस्लाइड और सड़कों के बाधित होने का मामला सामने आता है। साथ ही ये भी कहा गया कि विभाग की गाइडलाइन तैयार है, कहां कहां पर दिक्कत होती है और कहां पर मशीन लगानी है, इसको लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही है। मौसम विभाग से वार्ता हुई है हम लोगों की, उसमें ये बताया गया है कि इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बरसात भी औसत से थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना है। और ऐसे में जब बरसात ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमें तैयारियां ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो हमारे यहाँ से कई बार वीसी जनपदों के साथ हुई है, उनको डिटेल में निर्देश दिए गए हैं और हम लोग एक बहुत जल्दी एक वर्कशॉप करा रहे हैं मौसम विभाग भारत सरकार के सहयोग से, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम सबको बुला रहे हैं और सबको किस प्रकार से सावधानी बरती जाएगी इसके बारे में विधिवत अवगत कराएंगे। और बाकी तैयारी हमारी जोरों पर है। हमारी कोशिश होगी कि नुकसान कम से कम हो सके, उसमें सहयोग प्रदान कर सकें।
बात करेंगे हरिद्वार की, जहां प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता वीरेंद्र रावत ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वीरेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। बेटियों के शोषण से लेकर हत्या तक के मामलों में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने सल्ट, शांतर शाह और अंकिता भंडारी कांड का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मुझे लगता है कि बेटियों को भाजपा से बचाने की जरूरत है आज आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश को लीजिए, चाहे उत्तराखंड को लीजिए, पिछले दिनों कई भाजपा के नेता जो है हमारी बेटियों के शोषण में लिप्त रहे। चाहे सल्ट की घटना हो, चाहे यहाँ सांतर शाह की घटना हो, वहां पर जो सांतर शाह में जो प्रधान है वो गिरफ्तार हुआ इसी बात पर। उनके द्वारा जो है एक दलित महिला का उत्पीड़न किया गया और बाद में उसको सामूहिक बलात्कार के बाद उसको मार दिया गया। आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। अंकिता भंडारी का केस ज्वलंत केस है, अभी भी उसको जो है न्याय नहीं मिल पाया है। जिस तरह से मोदी सरकार बेटियों का जिस तरह से ये बेइज्जती कर रही है, आज एक दलित बेटी हमारी उत्तराखंड का नाम रोशन किया, जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला हो, जिस बेटी को, उस बेटी के नाम एक स्टेडियम वंदना कटारिया रखा गया था, उसके नाम को बदलने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन कांग्रेस एकजुट खड़ी हुई है, सड़क पे खड़ी हुई है। वंदना कटारिया का नाम जिस दिन बदल गया उस दिन बीजेपी के ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हमारी पूरी महिला शक्ति, पूरी हमारी कांग्रेस 2 दिन से धरने पे बैठी हुई है। जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया कि हम लोग यहाँ के बाद फिर वहीं जा रहे हैं। बीजेपी सरकार आते ही महिलाओं का उत्पीड़न ऐसा हो गया है कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं। राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब शहर को और अधिक किस तरह से संवारा जा सकता है, इसी को लेकर नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर की सड़कों पर अक्सर गंदगी पसरी रहती है। हम रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए इसे दूर करने का काम करेंगे। ये मशीन मुख्य सड़कों पर, मार्गों पर उतारी जाएगी और वहां पर जो गंदगी है उसे साफ किया जाएगा। इसके लिए निगम जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है, जिसके बाद इन मशीनों के खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। सफाई व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना, और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे जीवीपीज हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून शहर से हटा सकें। इसी दिशा में प्रयास करने के लिए आज की बैठक में ये पूरा कार्य योजना तैयार की गई है कि किस प्रकार से हम अपनी सफाई व्यवस्था में और सुधार लाएं और प्रयास करें कि देहरादून और साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखे। बात अगली खबर की, जहां जिला अधिकारी वंदना सिंह ने रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम जस्सा गांजा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित जनता दरबार शिविर में पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम से नादारद रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला अधिकारी ने कार्रवाई करने की भी बात कही। तो वहीं शिविर में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खनन वाहनों से निजात दिलाने के मामले भी सामने आए। वहीं आपको बता दें कि जिला अधिकारी वंदना सिंह ने ये जानकारी दी है कि आज शिविर में आई शिकायतों को गंभीरता से लिया गया और कुछ शिकायतों का समाधान भी मौके पर किया गया। मौजूद आला अधिकारियों से यहां पर दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को निर्देश दिए गए। हम लोग अभी सभी तहसीलों में एक एक जन सुनवाई शिविर बहुउद्देशीय लगा रहे हैं। उसमें पिछले सप्ताह बेलपड़ाव कालाढूंगी में कैंप लगा था, इस बार रामनगर जस्सा गांजा में कैंप लगा है। तो यहाँ जो समस्याएं होती हैं जनता की, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, नलकूप इत्यादि से संबंधित, वो समस्याएं यहाँ भी रही हैं काफ़ी। और एक माइनिंग से रिलेटेड जो वाहन चलते हैं
आबादी की रोड पर, उसकी समस्या भी प्रमुखता से गांव वालों ने रखी है। जो विभागीय अधिकारी यहाँ रहे सभी विभागों के, और उनको हमने समाधान के लिए निर्देशित किया है। साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं थी जिनका मौके पर समाधान किया जा सकता था, उनका मौके पर भी समाधान किया है। वहीं बीते दिन कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 27 पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए लोहाघाट में महिला मोर्चा के द्वारा ब्लॉक प्रमुख प्रशासक बाराकोट विनीता फर्त्याल के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया, जहां कैंडल मार्च मीना बाजार चौराहे से होता हुआ गांधी चौक पहुंचा। गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कैंडल रखकर सभी ने मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हाथीबड़ कला की मेधावी छात्रा हिमाद्री महारा को सम्मानित किया। हिमाद्री महारा ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में 92.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि पर मंत्री गणेश जोशी ने छात्रों को 5100 की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने हिमाद्री महारा और उनके परिजनों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर निवासी साहिल ने महज 30 साल की उम्र में उत्तराखंड का नाम विदेश में रोशन कर दिया। आपको बता दें कि साहिल यूनाइटेड नेशन के IIM सैम के राजदूत बने हैं। इससे पहले वो 27 साल की उम्र में स्टेट ऑफ अफ्रीकन डायस्पोरा के प्रधानमंत्री डॉक्टर लुईस जॉर्ज टिन के सलाहकार भी बन चुके थे। वहीं यूनाइटेड नेशन में राजदूत बनने वाले साहिल पहले भारतीय हैं, जिसके बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। साहिल की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। साहिल इससे पहले मॉडल यूनाइटेड नेशन के डेलीगेट रह चुके हैं। साहिल के पिता सेवा सिंह निर्माण कार्यों के ठेकेदार हैं। उनकी माता का कोरोना के चलते अप्रैल में निधन भी हो गया था। काफ़ी लोग तरक्की करें, मुझे बहुत खुशी है और मैं भी मेहनत करके यहाँ यूनाइटेड नेशन तक पहुँचा हूँ और मैं भी चाहूँगा कि हमारे और देशवासी भी वहाँ तक पहुँचे, यूएन तक। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं यूएन के पोर्टल पे। आप स्टार्ट करें इंटर्नशिप वगैरह से, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे तक पहुँचेंगे। 2 डिपार्टमेंट है मेरा, सबसे मेन डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दूसरा है UNSDG। तो जो मेरा मेन डिपार्टमेंट है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसमें हम लोग अलग अलग देशों के साथ हम अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, अपने डिप्लोमेटिक मिशन जिसको आप एम्बेसी के रूप में इंडिया में जानते हैं। हम अपने डिप्लोमेटिक मिशंस खोलते हैं, अपनी पार्टनरशिप करते हैं, गवर्नमेंट के साथ क्लोजली एक कॉपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, एग्रीमेंट साइन करते हैं हम लोग गवर्नमेंट के साथ। और आगे उसी तरीके से आगे हम लोग जो मेन मुद्दे हैं UN के 18 SDGs हैं, पॉवर्टी, वुमेन हंगर, इस तरीके से इनके साथ काम करते हैं हम लोग। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गौवंश तस्करी में बहादुराबाद पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। आरोपी बिना अनुमति के 3 गौवंश को क्रूरता से ले जा रहा था, जिसकी शिकायत बजरंग दल के जिला बलोपासना प्रमुख प्रजीत ने पुलिस से की। वहीं कार्रवाई करते हुए अहमदपुर ब्रांच में पुलिस ने गाड़ी रुकवाई, जिसके बाद वैध दस्तावेज न दिखा पाने पर आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब बाघों और हाथियों के साथ साथ हॉग डियर की भी गंभीरता से निगरानी और संरक्षण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। पार्क प्रशासन ने हॉग डियर की संख्या की गणना शुरू कर दी है, जो 24 मई तक चलेगी। इस गणना से न सिर्फ हॉग डियर की वर्तमान संख्या का सही अनुमान लगाया जाएगा, बल्कि उनके संरक्षण को लेकर नई रणनीति भी तैयार की जा सकेगी। गणना अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में की जा रही है। इसके लिए सभी बीटों में टीमें बनाई गई हैं, 1 प्रगणक प्लस 2 सहायक में। तो अभी एक दिन 22 तारीख को हुआ है, 23 को भी होना है, 22 से 24 तारीख तक गणना की जानी है। 24 तारीख के बाद जो भी डेटा कंपाइल होगा, इसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के थ्रू इसको फिर रिलीज किया जाएगा बाद में। तो इससे पूर्व गणना जो है 2020-21 में की गई थी, तो इसमें नियर अबाउट 179 हॉग डियर्स टोटल पाए गए थे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।